नमस्कार। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, चूंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है और इसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि जब कक्षा में बहुत ज़्यादा छात्र होते हैं, छात्रों की संख्या कक्षा में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और इस कारण से जो निबंधात्मक प्रश्न है वो जांचना परीक्षक के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इसके साथ ही निबंधात्मक परीक्षण में जो अंक दिए जाते हैं उसकी विश्वसनीयता भी कम होती है। इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो नमस्कार। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण के बारे में। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, चूंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है और इसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि जब कक्षा में बहुत ज़्यादा छात्र होते हैं, छात्रों की संख्या कक्षा में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और इस कारण से जो निबंधात्मक प्रश्न है वो जांचना परीक्षक के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इसके साथ ही निबंधात्मक परीक्षण में जो अंक दिए जाते हैं उसकी विश्वसनीयता भी कम होती है। इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो प्रश्न होते हैं वो लघु होने के साथ साथ अंकों में भी विश्वसनीयता पाई जाती है। इसलिए इस परीक्षा का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। और हम देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ, तो ये वस्तुनिष्ठ है क्या? वस्तुनिष्ठ का अर्थ क्या है? और सामान्य अर्थ में हम अगर देखें तो प्रश्न के उत्तर और मूल्यांकन में एक रूपता होनी चाहिए। जहाँ पर प्रश्न के उत्तर और मूल्यांकन में एक रूपता होती है उसको हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, वो चाहे उसका उत्तर आप यहाँ बैठ कर लिखें या भारत के किसी भी कोने में या संसार के किसी भी कोने में बैठ कर लिखें, वो वस्तुनिष्ठ उसका उत्तर वही आएगा। जैसे मान लीजिए बल्ब का आविष्कार किसने किया था, वो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए उसका आविष्कार, उसका उत्तर एक ही आएगा। और इस प्रकार का जो और उसके अंक हैं जितने, जैसे मान लीजिए वो सही लिखा है तो उससे पूरे में से पूरे ही नंबर आपको देने पड़ेंगे। उसका नंबर भी, चाहे वो कोई भी परीक्षक जांचे, नंबर भी विश्वसनीय होंगे, परीक्षक कोई भी जांचे। इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठता कहलाती है कि उत्तर और मूल्यांकन में एक रूपता हो। और इसे प्राय दो दृष्टि से देखा जाता है, प्रश्न निर्माण की दृष्टि से और प्रश्नों के मूल्यांकन की दृष्टि से। यदि इन दोनों में वस्तुनिष्ठता है तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाएगा। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ जो टेस्ट हैं वो स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के उपरांत भी अंकों के संबंध में एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सके, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ टेस्ट का अधिकांश का अभिप्राय अंक और स्तर
आत्मनिष्ठ तत्व से प्रभावित कभी भी नहीं होते। यानी यदि किसी छात्र के प्रति अध्यापक आत्मनिष्ठता की भावना रखता है, तब भी उसमें वो यदि उसने गलत उत्तर लिखा है तो वो सही नहीं, उसको नंबर नहीं दे सकता, और यदि सही उत्तर लिखा है तो उसको जितना नंबर आएंगे उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता। इसलिए इसमें आत्मनिष्ठ वाले तत्व से प्रभावित नहीं हो सकता, जबकि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें नंबर को कम ज्यादा किया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें आत्मनिष्ठता पाई जाती है। आत्मनिष्ठता तत्व से प्रभावित नहीं होता। सीवी गुड कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे बहुनिर्वचन है, रिक्त स्थान है, इस पर आधारित होते हैं और इनका अंक तालिका से किया जाता है। जैसे बहुत है आप अपनी टाइप कहते हो, जो कि ABCD में जिसके आंसर लिखे हुए होते हैं उसमें से आपको एक चयन करना होता है या रिक्त स्थान में लिखना होता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ कहलाते हैं। और SS माथुर कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में परीक्षक के व्यक्तित्व निर्णय का परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार, इनके प्रकार कहते हैं किस किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। एक तो होते हैं प्रत्याशरण और एक होते हैं प्रत्यभिज्ञान। और एक होते हैं प्रत्यभिज्ञान वाले। अब ये प्रत्याशरण और प्रत्यभिज्ञान क्या है, ये जब हम आपको लेसन प्लान बनाना सिखाएंगे बहुत विस्तृत रूप से इसका अर्थ बताएंगे। इन जो विषय वस्तु से संबंधित जिसमें ज्ञान प्रदान किया जाता है वो प्रत्याशरण वाले होते हैं। तो प्रत्याशरण वाले इसमें साधारण प्रत्याशरण वाले एक तो होते हैं साधारण प्रत्याशरण, और दूसरा होते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। और प्रत्यभिज्ञान में एकांतर प्रत्युत्तर, बहुविकल्पात्मक एकांतर प्रत्युत्तर, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उसका उत्तर लिखना है। उसके पश्चात बहुविकल्प, उसमें विकल्प दिए होते हैं ABCD में। इसी प्रकार से तुल्य पद वाले और चौथा होते हैं वर्गीकरण। ये 6 विज्ञान के प्रश्न होते हैं। प्रत्याशरण, जिसमें सबसे पहला है साधारण प्रत्याशरण के टेस्ट। साधारण प्रत्याशरण वाले प्रश्न, साधारण प्रत्याशरण वाले प्रश्न इसमें छात्र को विषय वस्तु से संबंधित जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन्हें छात्र पुनः स्मरण करके उत्तर लिखते हैं। यानी जो कक्षा में बताया गया विषय वस्तु से संबंधित उसका छात्र पुनः स्मरण करते हैं और फिर वो प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये प्रश्न साधारण होते हैं, लेकिन प्रश्न का रूप इस प्रकार का होता है कि जिसका एक ही विशिष्ट उत्तर हो।
कोई अन्य उत्तर नहीं आया। जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो एक ही विशिष्ट उत्तर आएगा, उसका कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखिए, तो इसका कोई, अब हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिखिए, तो भारत में बैठा हुआ जो स्टूडेंट है वो भारत का लिखेगा, इंग्लैंड का स्टूडेंट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम लिखेगा। या पूछ लिया कि राम के पिता का क्या नाम है, आप प्रश्न को सही पूछिए कि रामायण के नायक राम के पिता का क्या नाम है, तब जनक उत्तर आएगा। तो राम के पिता का राम बहुत सारे हुए, इसलिए हुए और अभी भी राम तो होते हैं, तो राम नाम के किसी के भी पिता का नाम दे देंगे। इसलिए रामायण में वर्णित राम के पिता का नाम क्या है, तब जाकर वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ। इसलिए प्रश्न का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न किस प्रकार का हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों से छात्र की जो स्मरण शक्ति है, उसके साथ साथ उसकी बुद्धि, उसकी तर्क शक्ति और उसकी विचार शक्ति की भी परीक्षा होती है। साधारण प्रश्नों वाले प्रश्नों में इसके गुण क्या हैं? साधारण प्रश्नों वाले प्रश्न, इनके गुण हम देखते हैं। साधारण प्रश्नों वाले प्रश्नों के गुण में सबसे पहले हम कहेंगे कि ये प्रश्न साधारण होते हैं और इसकी रचना आसान होती है। प्रश्न साधारण होते हैं और रचना आसान होती है। क्योंकि ये साधारण प्रश्न होते हैं, इसकी रचना भी आसानी से हो जाती है। इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है, इनसे छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर याद करके देने पड़ते हैं। इससे छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ये इनके उत्तर छात्रों को याद रखने होते हैं। और इसी प्रकार से छात्र को प्रश्न का एक निश्चित उत्तर देना होता है, वो अनुमान कभी नहीं लगा सकता इनमें। इसके निश्चित उत्तर छात्र को देना ही होता है, वो निश्चित उत्तर देना होता है, अनुमान नहीं लगा सकता। अनुमान लगाकर वो नहीं लिख सकता कभी भी। और इसी प्रकार से विवरणात्मक ज्ञान, उसकी जांच के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। विवरणात्मक ज्ञान को प्रदान किया जाता है, उसके लिए ये उपयोगी है। तो इनके गुण में जब अपन देखते हैं तो प्रश्न साधारण होते हैं, इसलिए इनकी रचना भी आसान होती है। इनसे छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये इनके उत्तर याद करने होते हैं छात्रों को, वो उसमें अनुमान नहीं लगा सकते और छात्रों को एक निश्चित उत्तर देना होता है। छात्रों को इसका निश्चित उत्तर देना होता है, वो इधर उधर से कुछ नहीं लिख सकते बातें। और विवरणात्मक ज्ञान है, इसकी जांच के लिए भी ये उपयोगी है। अब हम इसके दोष देखेंगे कि इनके दोष क्या है। यदि किसी में कुछ गुण पाए जाते हैं तो उसमें दोष भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सारे गुण ही हो, दोष भी होते हैं। तो ये प्रश्न पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं माने जाते हैं। और इसमें विचार शक्ति का विकास, विचार शक्ति उनको याद करके देना होता है, विचार शक्ति का विकास कम होता है, तो ये पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं माने जाते हैं। वस्तुनिष्ठ होते हैं लेकिन पूर्ण रूप में वस्तुनिष्ठ नहीं होते।
जैसे निबंधात्मक प्रश्नों में विचार करके भी छात्र लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं, विचार शक्ति उससे तेज होती है। लेकिन इसमें विचार करके तो उसको याद रखना ही पड़ेगा उसका उत्तर, तभी वो सही होगा। फिर सामान्य अधिगम योग्यता का मापन ही इसमें किया जा सकता है। अधिगम योग्यता यानी कितना याद कर सकता है उसी का मापन किया जा सकता है, दूसरे अन्य चीजों का मापन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ सामान्य अधिगम। ये मापन होता है। इसकी लिखने की कला किस प्रकार की है, किस प्रकार वो अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, किस प्रकार वो किसी चीज को लिख सकता है, और उसकी विचार शक्ति कितनी, इन सब बातों का उससे कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ जो याद है वो लिखिए, सिर्फ और सिर्फ अधिगम योग्यता का मापन होता है। और इन प्रश्नों का कार्यचित्र रटने वाले ज्ञान तक सीमित होता है। रटने वाले ज्ञान तक सीमित होता है। अगर किसने रट लिया तो वो पास हो गया। इसलिए रटने वाले ज्ञान तक इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित होता है। इसके दोष पूर्ण रूप से उत्तेजित नहीं माने जाते, विचार शक्ति का विकास नहीं होता क्योंकि रट कर दिया जाता है, इसलिए विचार करके नहीं दे सकते। और सामान्य अधिगम का मापन होता है, बाकी अन्य बातों का उसमें मापन नहीं हो सकता और रटने वाले ज्ञान तक ये सीमित है। ये इसके दोष हैं। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों में और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसमें अपूर्ण कथन या अपूर्ण वाक्यों को लिख दिया जाता है और इसमें एक या दो स्थान रिक्त छोड़ दिए जाते हैं। इनमें एक भी हो सकते हैं रिक्त स्थान, या दो भी हो सकते हैं, या तीन भी हो सकते हैं। अगर लंबा वाक्य है तो तीन भी हो सकते हैं। और छात्र इन रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने प्रत्यास्मरण के आधार पर करता है। जिसमें वो एक ही रिक्त स्थान होता है वे एक स्थान पूरक परीक्षण कहलाते हैं, और इसमें एक से अधिक स्थान होता है वो बहुरिक्त स्थान पूरक परीक्षण कहलाते हैं। इस प्रकार रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं वो होते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के गुण और दोष। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के गुण, सबसे पहले हम गुणों का अध्ययन करेंगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के गुण क्या क्या है? तो रटने की प्रवृत्ति को प्रधानता कम मिलती है, रटने की प्रवृत्ति को प्रधानता कम मिलती है। कम प्रधानता मिलती है। इसी प्रकार के इसमें मुख्य तथ्यों को परखना संभव हो जाता है। मुख्य तथ्यों को विषय के मुख्य तथ्यों को परखना संभव होता है, संभव हो जाता है। इसी प्रकार से ये परीक्षण विशिष्ट नाम, विशिष्ट तारीख, दिन आदि के मूल्यांकन के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। विशिष्ट तारीख, नाम या दिन आदि के जो मूल्यांकन है उसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। आदि के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। इसी तरह से इसका चौथा गुण है
ये विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उत्तर देते हैं। पुनः स्मरण से उत्तर दिया जाता है। ये इसके गुण है कि रखने की प्रवृत्ति को इसमें प्रधानता थोड़ी कम मिलती है, मिलता है लेकिन थोड़ी कम मिलती है। इतिहास या जो भी विषय है उस विषय के मुख्य को रखना इससे संभव हो जाता है। और ये परीक्षा किसी विशिष्ट नाम, विशिष्ट तारीख, विशिष्ट दिन आदि के मूल्यांकन के लिए होती है। जैसे डॉट लगा के कि हांगकाई सन फिर मैं हुआ था, तो ये इसी सन लिख देगा विशिष्ट। या कोई तारीख है कि तो वो तारीख उसके लिए ये तो माने जाते हैं। और इसी प्रकार से विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उत्तर देते हैं। विषय वस्तु का पुनः स्मरण से हो जाता है। अब इसके दोष का अध्ययन करेंगे। इसके दोष क्या क्या है? इसके दोष प्रश्नों के दोष। सबसे पहला इसका दोष है कि ये इन रिक्त स्थानों में एकरूपता आवश्यक है, नहीं तो अंकन में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। स्थानों में एकरूपता आवश्यक है। एकरूपता